न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट गरिमा महेश्वरी जी आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत स्मार्ट लग रही हैं गरिमा जी, बहुत बहुत आपको बधाई। अच्छा गरिमा जी, बहुत कम उम्र में आपने बहुत फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बहुत जानकारी हासिल किया और दिल्ली में कहीं न कहीं चर्चाओं में आपका नाम रहता है। मैम 2 महीना पूर्व जो देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी ने जो लोकसभा पटल पर बजट पेश किया वो पास भी हो गया, तो वो बजट आपकी नज़रों में मैम कैसा लगता है आपको? सर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो बजट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब वित्त मंत्री जी ने जब बजट सेशन किया तो हमारे दीनदयाल अग्रवाल जी हैं, उनकी सहायता से रेडिसन ग्रुप पश्चिम बिहार में एक बजट प्रोग्राम सेमिनार उस दिन पे रखा गया, जिसमें करीबन 65 से 70 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पार्टिसिपेशन भी किया और सबने अंत में अपने अपने रिव्यूज़ रखे और आपस में एक ऑन टेबल डिस्कशन भी किया। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो बैकबोन हैं और हमारा जो कोर एरिया है वो फाइनेंस सेक्टर ही है। तो जो हर बार का जो बजट आता था, इस बार सभी को सीतारमण जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और जब बजट शुरू किया उन्होंने बोलना, तो शुरुआत से ही उन्होंने कहीं ना कहीं मिडिल वर्ग हो गया, महिला, फार्मर्स और जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश करना जब शुरू किया, तो जैसे कि अब हम आपको बताएं कि जैसे सबसे पहले तो जैसे एग्जम्पशन लिमिट जो है जो उन्होंने सीधे ही 12 लाख रुपए कर दिया, तो ये तो मुझे लगता है कि एक मध्यम परिवार के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है, क्योंकि इससे 2-3 चीज़ें होंगी कि एक तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगा और इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा और इन्फ्लेशन जो है वो कहीं हद तक कंट्रोल होगा। और जो मोदी जी का एक सपना है 2047 में विकसित भारत का, उसको अचीव करने में जीडीपी की ग्रोथ रेट भी इम्प्रूव होगी और वो विकसित भारत का सपना जो छोटे छोटे जो कदम अब बढ़ाए जा रहे हैं, मुझे लगता है वो साकार करने में ये बजट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अच्छा अकाउंटेंट गरिमा महेश्वरी जी, वित्त मंत्री जी ने जब ये 12 लाख वाला सेगमेंट अनाउंस किया तो ये भी कहा कि इस कदम से 1 लाख करोड़ का घाटा भी होगा राजस्व सरकार को। तो क्या लगता है कि सरकार, मैं सभी से ये बात पूछता हूँ, आपका व्यू क्या है कि वो घाटा कैसे पूरा होगा? सर वो घाटा देखिए, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी आज भी इन्वॉल्व है। जब से मोदी जी आए हैं 2014 से कहीं ना कहीं ब्लैक मनी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई, जिसके तहत डिमोनेटाइजेशन भी आया और जिसके तहत जीएसटी भी आया और बहुत सारे रिलैक्सेशन भी पब्लिक को दिए गए सो दैट व्यापार बढ़े। और उसी के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया भी है, मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया, यूपीआई जो अब आप देखिए, चाहे वो छोटे से छोटा एक रिक्शे वाला ही क्यों ना हो, कई बार ऐसा होता है कि अब जेब में ना या पर्स में पैसे रखने की जैसे कि आदत खत्म हो गई, पर कई बार लगता है अरे पैसे नहीं है, तो एक सब्जी वाला भी कहता है कोई बात नहीं मैडम 50 रुपए हैं, आप यूपीआई कर दीजिए। तो बड़ा लगता है कि इस भारत का सपना तो कभी शायद हमने सोचा ही नहीं था कि सब कुछ ऑनलाइन मोड में आएगा। तो जो हम घाटे की बात कर रहे हैं सर, सरकार के पास ऑलरेडी इसको कवर करने की चीज़ें हैं और जैसे जैसे बैंकिंग चैनल में पैसा बढ़ेगा तो जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा, वो कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो मध्यम वर्ग है, जो 60,000 रुपया उसका टैक्स का पैसा बचेगा, वो कहीं ना कहीं परचेजिंग करेगा? जी तो बिल्कुल। इनडायरेक्ट वे में सरकार को जीएसटी मिलेगा? नहीं सर, देखिए क्या है ना, जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी में तो इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट स्पेंडिंग पावर से क्या होगा, ये पैसा चैनलाइजिंग होगा। जब चैनलाइजिंग होगा तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जैसे
चाहे वो एसी है, कार है, या कपड़ों पे ही खर्च कर लो, कहीं या किसी भी। रोजमर्रा की जिंदगी है, होटल है, ट्रैवल है। सो ये पैसा जब चैनलाइजिंग होगा, चैनलाइजिंग मोड में क्या होगा तो जीडीपी कि बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा, बट हर पर्सन की सेल भी बढ़ेगी। सेल बढ़ेगा तो जीएसटी बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। सो दिस इज ए ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट। तो नुकसान की भरपाई तो कहीं न कहीं से अच्छी तरह हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन जीडीपी भी बढ़ेगा और हर व्यक्ति की जो परचेजिंग पावर मैम इस बजट से इस बजट से बढ़ेगी। एक और चीज जी मैम। कि जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर की कंट्रीज को भी ये चीजें नजर आती हैं। तो मोदी जी जो इतना बाहर की कंट्रीज में जा जाकर अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और वहाँ से एफडीआई फंडिंग्स भी आएगा, वहाँ से नए नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे। सो क्या होता है ना कि हर चीज़, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, नए नए एयरपोर्ट्स बनाने की जो उन्होंने घोषणा करी है, आईआईटीज़ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो ये पूरा ना चैनल है, तो भरपाई ओवरऑल इसकी हो जाएगी। अच्छा, वित्त मंत्री जी का ये सबसे बेहतर बजट मानेंगे आप अभी तक के कार्यकाल में? अभी तक के कार्यकाल में अगर मैं बोलूं तो ये 100 आउट ऑफ 100 का बजट है, और वित्त मंत्री जी ने जितने बजट आज तक दिए हैं सब अच्छे ही रहे, बट दिस इज ए बेस्ट बजट बेस्ट बजट एवर। अच्छा मैम, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ जो दिल्ली प्रदेश की जो चार्टर्ड अकाउंट प्रकोष्ठ की को कन्वीनर भी आप हैं, तो उसके लिए आपको अलग से बधाई। तो मोदी जी जो हैं देश को कृषि, निवेश, अंतरिक्ष या सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिक व्हीकल या खास तौर से एमएसएमई सेक्टर सब में आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोदी जी का नेतृत्व आपको कैसा लगता है? ग्लोबली हमारे भारत को कितनी तेजी से हर क्षेत्र में ले जा रहे हैं मैम? सर, अगर हम मोदी जी की बात करें ना, तो वो उनके लिए ना देश सर्वोपरि है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं बीजेपी सी, पब्लिक को देना भी चाहते हैं, और पब्लिक को दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं उसको मारेंगे भी सही, तो ऐसा नहीं चल सकता। तो किसी भी बजट, इस बार का बजट बहुत अच्छा है। अगला जो होगा वो कहीं ना कहीं एआई, उनकी टीम काम कर रही आगे की तो यही है सर, क्योंकि अब हमें चाइना से भी कंपटीशन हमारा चालू है। हमने बहुत कुछ यहाँ बनाना शुरू कर दिया, पर फिर भी बहुत कुछ है जो यहाँ बनाना बाकी है। सो कहीं ना कहीं जैसे आज भी एआई को लेके हम बात करें तो काम करना शुरू तो किया, बट उसके अभी प्रॉस एंड कॉन्स पे बातचीतें चालू हैं। सो मुझे लगता है अगला बजट जो होगा वो अपना आईटी सेक्टर और एआई के लिए शायद और बेहतर आएगा। इस बार भी उन्होंने किया है कुछ सर्विस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए सर्विस सेक्टर पे जी ज़्यादा फोकस करेंगे वो। और जो इस बार कुछ चीज़ें हमारी थी कि जीएसटी में कुछ चीज़ें इग्नोर करी गई, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जीएसटी में आज भी, जो कि एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहीं ज़्यादा जो व्यापारी वर्ग है, चाहे एमएसएमई या कॉर्पोरेट है, दोनों को बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अभी इस बजट में ध्यान नहीं रखा गया। सो मुझे उम्मीद है कि अगले बजट में जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और इन सब चीज़ों को ध्यान में गवर्नमेंट रखते हुए अगला बजट पेश करें। क्या ट्रिब्यूनल बनना चाहिए? अभी तक नहीं बन पाया जीएसटी का ट्रिब्यूनल। जी ट्रिब्यूनल बनने की उसमें अभी विचार विमर्श ऑलरेडी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जितनी जल्दी बन जाए, क्योंकि मैम जितने भी केसेस हैं विवादों में हैं, हाई कोर्ट पे ज़्यादा उनका लोड है, और पैसा जो है ना न सरकार के पास है न एसएससी के पास है। तो बनना चाहिए ट्रिब्यूनल। जैसे जी ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, और दूसरा जैसे इनकम टैक्स में विवाद से विश्वास स्कीम्स वो लाते रहे हैं, तो मुझे लगता है जीएसटी में भी इस तरह का वो कुछ ना कुछ लाएंगे अगले बजट में। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए ना? ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ओके मैम, जो 28% का स्लैब है आपको लगता नहीं कुछ ज़्यादा है? नहीं सर, कुछ स्कूटी पे 28% जस्टिफाई नहीं होता, उसको 18% में कर दें। सर अगर मैं वैसे बात करूं तो आई एम नॉट ए जीएसटी एक्सपर्ट, इसके लिए हमारे दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है शायद वो इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे आपको। सो मतलब आई डोंट नो मच अबाउट जीएसटी। इनकम टैक्स? हाँ, इनकम टैक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी चीज़ें आपको बता दिया। बस ये बता दीजिए आप कि जो फेसलेस है कितना धरातल पर मजबूत हुआ जो फेसलेस सिस्टम है? सर फेसलेस से बहुत फ़ायदा मिला है कहीं हद तक, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं आपको बताइए सर, जीएसटी में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती थी, अंडर द टेबल भी चीज़ें होती थी, तो सेटलमेंट कई बार नहीं हो पाते थे। तो फेसलेस से फ़ायदा मिला है, बट अभी भी
जब हम पैनल पे बैठते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो फेसलेस पे कनेक्ट नहीं बन पाता। तो फेसलेस इफेक्टिव है, बट हर मतलब अभी उतना नहीं है। उसको थोड़ा सा कई पारदर्शिता और बढ़ाना चाहिए। पारदर्शिता और बढ़ानी चाहिए सर, क्योंकि फेसलेस पे आपको एक बहुत सारी चीजें होती है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप जी हर जी चीज जी, को। वो फेस टू फेस ही हो पाता है। फेस टू फेस ही हो पाता तो है। सरकार थोड़ा इसके बारे में सोची। ऑलरेडी सर सोच रही हैं, ऐसा जी नहीं मैम, है। जी मैम। जैसे मैंने बोला, जब भी कोई बजट आता है उसके पहले पूरे सालों की मेहनत होती है, पूरे पैनल की मेहनत होती है। सो ऑलरेडी चीज़ें चल रही है, बट उनको दोनों चीज़ों को देखना है कि फेसलेस में कहीं ना कहीं करप्शन खत्म करने के दौर पे हम बात कर रहे हैं। तो वापस हम ये बोलें कि नहीं ये चीज़ खत्म की जाए, वापस की जाए, तो फिर वो वापस कहीं ना कहीं हम दूसरे एंगल पे चले जाएंगे। तो सरकार कोई भी चीज़ देख रही है तो उसके इफ्स एंड बट्स, उसके प्रॉस एंड कॉन्स सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमें यहाँ बैठ के बहुत आसान लगता है कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम ही लोग झेलते कि अरे ये तो करप्शन ख़त्म ही नहीं होता। तो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स हमेशा साथ में चलेंगे सर, इसको हम एक एंगल से देख ही नहीं सकते। थोड़ा सा उसमें पारदर्शिता बढ़नी चाहिए मैम जी। ओके मैम, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, बहुत वर्षों के बाद जो है दिल्ली प्रदेश में भाजपा आई है मैम। आज भाजपा से ये प्रकोष्ठ की आपको कन्वीनर हैं, तो रेखा गुप्ता जी से कुछ अपील करेंगे आप? सर, जब से रेखा गुप्ता जी जो हैं सीएम बनी हैं, सो मैं उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ और उनकी जो पूरी कोर टीम है, हाँ, जो वर्किंग शैली, इवन ये उनका भी पूरा ऐसा नहीं कि रेखा गुप्ता जी अकेले हैं, पूरी टीम जो होता है वो पूरा पैनल डिस्कशन होता है, जितने भी विधायक हैं उनके पास डिस्कशन होता है। सो मैं उनको देख रही हूँ तो वो ऑलरेडी सुबह से लेके रात तक इतना काम कर रहे हैं हर सेगमेंट में, चाहे वो यमुना के बारे में हो, चाहे रोड्स के बारे में हो, चाहे क्लीनलीनेस के बारे में हो, चाहे वाटर सप्लाई के बारे में हो, हर सेगमेंट में ऑलरेडी काम शुरू हो गया। जितने भी हमारे विधायक पदाधिकारी हैं ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। सो मेरी तो बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमसे भी कोई हेल्प चाहिए, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारे पैनल से भी कोई मदद चाहिए, तो वी आर ऑलवेज रेडी। एंड वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर इंसान को ना समय चाहिए सर, उन्हें संभलने के लिए भी, समझने के लिए भी, और वो ऑलरेडी ग्राउंड पे सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो मैं क्या ही उनसे उम्मीद करूँ। डबल इंजन की सरकार है तो श्रेष्ठ दिल्ली बनेगा। जी सर, ऑलरेडी इस सेक्टर पे जो विकसित दिल्ली की अब हम बात करें, विकसित भारत की हम इतनी देर से बात कर चुके हैं, विकसित दिल्ली की हम बात करें तो इस सेगमेंट में ऑलरेडी काम हो चुका है। आयुष्मान भारत भी जो है वो लागू हो चुका है। अगर 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात करें तो वो भी उन्होंने बिल जो है वो उसके बिल पास करने की बात उन्होंने कर दी है। तो और जो सफाई अभियान की बात करें, चाहे वो मेट्रो के नीचे के पिलर्स हों, होर्डिंग्स को लेके हों, यमुना सफाई, पानी सेगमेंट, प्रदूषण के लेवल पे, तो युद्ध स्तर पे ऑलरेडी सारे काम चालू हैं। तो मुझे लगता है कि हमें 6 महीना 1 साल कम से कम सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं, रेदर देन इवन दो कि हमारे घर के आसपास कोई गंदगी हमें नज़र आती है, या हमारे आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एनार्कीज फैला रहे हैं, तो हम भी अगर सरकार को छोटे छोटे लेवल पे अगर मदद कर पाएँ, लोन मिल सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया में 100 करोड़ तक का अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं बहुत अच्छा, जो कि यूनिक नेचर का हो, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए 100 करोड़ तक आपको बैंकों से बिना किसी कोलेटरल, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। एमएसएमई जो CGTMSE में पहले 2 करोड़ तक मिलता था, फिर अगले इसके प्रीवियस बजट में वो 5 करोड़ हुआ, अभी उसकी लिमिट 10 करोड़ तक कर दी गई, और मुद्रा लोन 10 से 20 लाख ऑलरेडी हो गया। और जो MSME की जो लिमिट्स थी उनको भी डबल कर दिया गया, टर्नओवर की जो लिमिट्स थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो उनको भी डबल कर दी गई। और जो पेमेंट्स को लेके जो 45 डेज का क्लोज आया है, वो भी बेसिकली सिर्फ मध्यम वर्ग को ही सपोर्ट करने के लिए आया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि इन लोगों की पेमेंट स्टक हो जाती थी। पेमेंट स्टक होने के बाद जो रोटेशन होना चाहिए वो रोटेशन वैसे नहीं हो पाता था। तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं, जो बैंकों से लिमिट की पावर बढ़ी है उससे भी बिजनेस में बूम आएगा उनको, क्योंकि बैंकिंग चैनल से उनको रोज़मर्रा के बिजनेस में सुख सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा कि जो 45 डेज का क्लॉज है,
कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उससे इनिशियली जब कोई भी पॉलिसी आती है ना सर, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बट लॉन्गर रन में हमें एहसास होता है कि इसके फ़ायदे ही हो रहे हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में ये 45 डेज़ वाला 15 डेज़ वाला जो क्लॉज था, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तो इनिशियली थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज सारे व्यापारी भाइयों को आया। उन्होंने बोला कि अरे कोई पैसा नहीं देता, बल्कि वो कहते हैं कि माल दे दो, देना है तो दो, वरना हम तो इस क्लॉज को नहीं मानते। जी। बट आप मानो या नहीं मानो, इनकम टैक्स तो मानेगा सर, बुक कीपिंग तो क्योंकि सबको ही करनी है। सो बट इस साल लोग कहते हैं कि इसका फ़ायदा सच में मिला है, क्योंकि इससे बिजनेस रोटेशन बहुत अच्छा हुआ है। सो मोदी जी का ये जो एक मध्यम वर्ग को सपोर्ट करने की चीज़ें हैं, ये अब सब लोगों को समझ में आने लगा है, और मध्यम वर्ग इसीलिए उनके सपोर्ट में आना शुरू हुआ है। तो जो 45 डेज है ये काफ़ी अच्छा है जी सर। नहीं अगर पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा सर। पहले अगर आप बुक कीपिंग्स मतलब बेंगे सीए, मैंने जितनी भी बुक कीपिंग्स देखी हैं और भी लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ, तो कई बार होता था कि पेमेंट्स जो हैं 30 डेज़ 30 डेज 2 मंथ्स 3 मंथ्स पेमेंट्स ही नहीं आते थे, बहुत स्टक होते थे। तो जिसकी वजह से उन लोगों को रोज़मर्रा में बहुत परेशानी आती थी। वो कहते थे व्यापार करें तो कैसे करें, और रोटेशन बंद कर नहीं सकते। तो नहीं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिला है, मध्यम वर्ग को बहुत हद तक मिला है। गैर में बस 5 या 6 मिनट आपका और लेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है जी। बुलेट ट्रेन या और अनफिक्स्ड अभियान सभी में, लेकिन हर क्षेत्रों में आगे बढ़ने के बावजूद भी ऐसा क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो पा रहा है? सर उसका कारण अभी तो ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डॉलर है वो शुरू से ही लीड करता आया है। तो रातों रात तो कोई चीज़ नहीं बदलती। 2014 के बाद से भारत की परिस्थिति बाकी के देशों में बदलना शुरू हुई। जो स्टार्टअप इंडिया में नई नई इंडस्ट्रियाँ अभी डेवलप होना शुरू हुई हैं। सो कहीं ना कहीं अभी हम कंपटीशन का जस्ट पार्ट बनना शुरू हुए हैं। अभी हम पूरी तरह से उसका हिस्सा बने नहीं हैं। तो 2047 अभी दूर है, पर उतना दूर भी नहीं है। सो हम कंपटीशन का जस्ट हिस्सा बने हैं सर। सो रुपया जो है वो धीरे धीरे मजबूत होगा, बट उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की, जब हमने इतने 70-75 सालों तक का पेशेंस रखा है ना, तो थोड़ा सा और पेशेंस ही। आपको लगता नहीं कि जो मोदी जी की परिकल्पना है कि सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग ज़्यादा करें, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल पे वो कम होगी, ऐसा आपको लगता है? जी सर, उससे क्या होगा ना, हमारा आउटफ्लो जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो डिपेंडेंसी है, जो आज कई बार हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है। दूसरा कहीं ना कहीं जब उनको भी पता है कि वी आर डिपेंडेंट फॉर पेट्रोल एंड डीजल। सो क्या होता है ना कि चाहे अभी वॉर चल रही हैं, सो कई बार क्या होता है ना, प्राइसिंग फ्लक्चुएशंस बहुत पैनिक क्रिएट करता है हर कंट्री में। बट आज भी देखो इतनी जगह वॉर चल रहा है, पर इंडिया जो है वो एक अपने दम पे खड़ा हुआ है। हमारी इकोनॉमी आज हमारे आसपास सब जगह देख लो, आज यूएस और चाइना वॉर देख लो, जो उनके बीच जो बिजनेस वॉर चालू हो गया। सो हिंदुस्तान क्यों टिका हुआ है सर? इन्हीं सब चीज़ों पे टिका हुआ है। तो इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि हम जो बाहर के देशों पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो। दूसरा कि डिपेंडेंसी कम होने के बाद एक तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, हमारा मनी फ्लो जो है वो यहीं पे ही हमारा चालू रहेगा। और जो पोल्यूशन पे भी कंट्रोल की बात है, जो पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर मोदी जी की परिकल्पना पूरी होती है तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा। और एक मोदी जी की सोच ये भी है कि विदेशों में भुगतान रुपीज़ में हो जी, ये भी एक अच्छा स्टेप है। ये भी एक अच्छा स्टेप है। इसी के आप धीरे धीरे देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इन सेगमेंट में आगे भी बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा गवर्नमेंट गरिमा महर्षि जी, मैं एक निवेदन आपसे ये था कि वित्त मंत्रालय में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या बहुत सारे वित्तीय परामर्शदाता होते हैं, कोई बड़ी टीम होती है, तब बजट बनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर इस बजट के अंदर कुछ चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएं, आपका सुझाव क्या है? तो बजट और अच्छा हो जाता, या भविष्य में और क्या होना चाहिए सर जिससे बजट हमारा और बेहतर बन जाएगा? सर कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी बनती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो उसके पीछे पूरा टीम वर्क होता है, बहुत हार्ड वर्क, बस पूरा सालों का पेन होता है।
जिसको हर एंगल से नापा जाता है कि अगर ये चीज़ आएगा, अगर जैसे आज 12 लाख का जो बजट भी आया, 12 बेसिकली 12 भी नहीं है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 भी है, तो ये 12,75,000 हो जाता है। सो आपने ही अभी बोला कि 1 लाख करोड़ का नुकसान भी है सरकार को। ऐसे ही अभी जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो उन्हें पैसे लगाने हैं, मेडिकल हेल्थ केयर पे पैसे लगाने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए R&D ऑलरेडी वो लोग करते हैं। सो मुझे जो लगता है कि अभी एज ऑन डेट के लिए ये बजट ठीक है, बिकॉज अगर एक साथ ही सब कुछ दे देंगे तो हमें आउटले भी, मतलब आउटले करने के पहले इनफ्लो भी देखना है कि चार्टर्ड अकाउंट प्रकोष्ठ की को कन्वीनर भी आप हैं, तो उसके लिए आपको अलग से बधाई। तो मोदी जी जो हैं देश को कृषि, निवेश, अंतरिक्ष या सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिक व्हीकल या खास तौर से MSME सेक्टर सब में आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोदी जी का नेतृत्व आपको कैसा लगता है? ग्लोबली हमारे भारत को कितनी तेजी से हर क्षेत्र में ले जा रहे हैं मैम? सर अगर हम मोदी जी की बात करें ना, तो वो उनके लिए ना देश सर्वोपरि है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं BJP CSL से जुड़ी हुई हूँ या मैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली BJP से जुड़ी हुई हूँ। आज देश का हर हिंदुस्तानी जो है वो इस बात को मानता है, जो 56 इंच की छाती की बात हम करते हैं वो मोदी जी में है। पहले हम कहाँ थे, आज भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। जब भी कोई समिट होती है, कोई मीटिंग होती है, तो मोदी जी उस चीज़ को लीड कर रहे होते हैं। तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और महिलाओं के सम्मान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, और वो हमेशा कहते भी आए हैं इन चीज़ों को। और उनको मालूम है कि अगर हिंदुस्तान का विकास करना है, हमारे भारत का विकास करना है ना, तो सबसे पहले महिलाओं का जो है वो उनको आगे बढ़ाया जाए, जो वीकर सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो मध्यम वर्ग है जो कि जिसके ऊपर 60% हिंदुस्तानी टिके हुए हैं, हमारी बैकबोन टिकी हुई है, अगर उनको सपोर्ट दिया जाएगा तो जो 2047 का विकसित भारत का सपना है ये तभी पूरा हो सकता है। तो इस बजट में अगर मैंने सीतारमण जी का एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मोदी जी ने बस ये कहा था कि सीतारमण जी मुझे पता है ये बजट आप बहुत अच्छा लाएंगी, पर इस बजट में मध्यम वर्ग को स्पेसिफिकली आपने कोई ऐसी सौगात देनी है कि मेरा 2047 का सपना जो है वो मुझे साकार होते नजर आए, मैं रहूं या ना रहूं, ये सपना जिंदा रहना चाहिए। तो सीतारमण जी जो 12 लाख का जो लिमिट लेकर आए वो इसीलिए था कि इससे जो है वो मध्यम वर्ग मजबूत हो। दूसरा, मध्यम वर्ग के लिए अगर आप देखोगे तो वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स भी लेकर आए, जो मुद्रा योजना है वो 10 लाख से 20 लाख करी गई, जो CGTMSE में लिमिट था 5 करोड़ तक का उसको 10 करोड़ किया गया। ऐसे छोटे मल्टीपल स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। सो ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि 2047 का सपना मोदी जी का है, वो पूरा होता हमें नजर 140 करोड़ देशवासियों को सपना पूरा होता नजर आता है जी। राइट। अच्छा मैम, जो 12 लाख वाला बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, दिल्ली चुनाव क्या उसी की सौगात थी जो विजय जीत हासिल हुई? सर जब हम भारत के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली उसका एक हिस्सा है। इसको अगर बजट को देखिए, ये कोइंसिडेंस है कि दिल्ली के इलेक्शन उसी टाइम है, पर आपको क्या लगता है कि विकसित भारत का सपना सिर्फ दिल्ली के इलेक्शन तक सीमित रह सकता है? नहीं, ये थोड़ा सा सवाल जनता का था, इसीलिए मैंने पूछा। सर नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। ये उस वक्त अपोजिशन ने भी ये मुद्दा उठाया था, पर सरकार सिर्फ एक दिल्ली के इलेक्शन को कंसिडर करते हुए विकसित भारत का सपना बहुत ही बड़ा है, एंड दिल्ली इज ए पार्ट ऑफ इट। सो ये कॉन्सिडेंस कह सकते हैं। हाँ, इसका फायदा जो है बीजेपी को डेफिनेटली इलेक्शन में कहीं मिला है, बट उसको हम जोड़ नहीं सकते सर। राइट, ये तो विकसित भारत का एक बुनियाद था, विकसित भारत की बुनियाद है सर। सो इसको सिर्फ हम एक दिल्ली के इलेक्शन से जोड़ के हम फिर बहुत छोटी बात करेंगे। जी। गरिमा मैम, एक सवाल और भी था, ये 12 लाख वाला सेगमेंट से जुड़ा हुआ है कि लोगों की एक प्रवृत्ति होती थी पहले कि वो टैक्स बचाने के लिए FD करते थे या इंश्योरेंस सेक्टर में जाते थे। क्या उसके चलन में कुछ कमी आएगी या लोग कुछ और मोड में जाएंगे? नहीं सर, मैं आपको बताती हूँ, जब स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट भी इस बात को बोल रही है कि आप अपनी
पेंशन के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स करिए। 12 लाख की लिमिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना छोड़ देंगे। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ी रही है। एंड जो इंश्योरेंस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस सेगमेंट जो है उसका इससे वो तो 1.5 लाख तक की होती थी एग्जम्पशन। 1.5 लाख में क्या ही होता है, अब आज तो स्पेंडिंग आपकी कहीं गुना बढ़ गई है। तो आपको पेंशन स्कीम्स हैं, बच्चों के बेटर फ्यूचर की स्कीम्स हैं, मनी बैक हैं। सो देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स एंड आपका टर्म इंश्योरेंस है। तो दिस इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द एग्जेम्पशन पावर्स, बल्कि एग्जेम्पशन लिमिट्स, बल्कि अब आपकी पावर बढ़ गई है। तो आपको अच्छे से अच्छा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उस सेगमेंट की तरफ पूरी ध्यान देना चाहिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ, आज की डेट में हम जिस ज़माने में रह रहे हैं सर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इतने अच्छे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि आप इसको लिमिटेड ना रखते हुए अपना स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए सो दैट आपको फ्यूचर में किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो लोग म्यूचुअल शिप वगैरह की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। सर ऑलरेडी हो गया है। अगर आप मार्केट की तरफ देखेंगे तो ये वो ऑलरेडी हो चुका है जी। अच्छा मैम, एक बड़ा सवाल, जो एमएसएमई सेक्टर है देश की रीढ़ की हड्डी है, तो एमएसएमई सेक्टर में कई बदलाव इस बार किए गए, चाहे वो लोन हो, चाहे टर्नओवर हो, और या फिर उनकी सुविधाएं हो, और खास तौर से 45 डेज की जो पेमेंट शेड्यूलिंग हो। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि एमएसएमई सेक्टर में कितने बड़े बड़े प्रावधान बदलाव किए गए। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि जो मुद्रा लोन गवर्नमेंट ने पहले भी, जब मोदी गवर्नमेंट आए थे तो तब 10 लाख मुद्रा लोन उन्होंने किया था। स्टार्टअप इंडिया जो कि, और स्टैंड अप इंडिया जो कि वीकर सेक्शन और महिलाओं के लिए था। सो ये सब पहले भी थे, तो इनकी लिमिट्स भी बढ़ा दी गई। अभी 1 करोड़ तक महिला और वीकर सेक्शंस को स्टैंड अप इंडिया में लोन मिल सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया में 100 करोड़ तक का अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं बहुत अच्छा, जो कि यूनिक नेचर का हो, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए 100 करोड़ तक आपको बैंकों से बिना किसी कोलेटरल, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। एमएसएमई जो सीजीटीएमएसई में पहले 2 करोड़ तक मिलता था, फिर इसके प्रीवियस बजट में वो 5 करोड़ हुआ, अभी उसकी लिमिट 10 करोड़ तक कर दी गई, और मुद्रा लोन 10 से 20 लाख ऑलरेडी हो गया। और जो एमएसएमई की जो लिमिट्स थी उनको भी डबल कर दिया गया। टर्नओवर की जो लिमिट्स थी, माइक्रो स्मॉल, ये उनका भी पूरा, ऐसा नहीं कि रेखा गुप्ता जी अकेले हैं, पूरे टीम जो होता है वो पूरा पैनल डिस्कशन होता है, जितने भी विधायक हैं उनके पास डिस्कशन होता है। सो मैं उनको देख रही हूँ तो वो ऑलरेडी सुबह से लेकर रात तक इतना काम कर रहे हैं हर सेगमेंट में, चाहे वो यमुना के बारे में हो, चाहे रोड्स के बारे में हो, चाहे क्लीनलीनेस के बारे में हो, चाहे वाटर सप्लाई के बारे में हो, हर सेगमेंट में ऑलरेडी काम शुरू हो गया। जितने भी हमारे विधायक पदाधिकारी हैं ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। सो मेरी तो बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमसे भी कोई हेल्प चाहिए, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारे पैनल से भी कोई मदद चाहिए, तो वी आर ऑलवेज रेडी। एंड वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर इंसान को ना समय चाहिए सर, उन्हें संभलने के लिए भी, समझने के लिए भी, और वो ऑलरेडी ग्राउंड पे सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो मैं क्या ही उनसे उम्मीद करूँ। डबल इंजन की सरकार है तो श्रेष्ठ दिल्ली बनेगा। जी सर, ऑलरेडी इस सेक्टर पे जो विकसित दिल्ली की अब हम बात करें, विकसित भारत की हम इतनी देर से बात कर चुके हैं, विकसित दिल्ली की हम बात करें तो इस सेगमेंट में ऑलरेडी काम हो चुका है। आयुष्मान भारत भी जो है वो लागू हो चुका है। अगर 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात करें तो वो भी उन्होंने बिल जो है वो उसके बिल पास करने की बात उन्होंने कर दी है। तो और जो सफाई अभियान की बात करें, चाहे वो मेट्रो के नीचे के पिलर्स हों, होर्डिंग्स को लेके हों, यमुना सफाई, पानी सेगमेंट, प्रदूषण के लेवल पे, तो युद्ध स्तर पे ऑलरेडी सारे काम चालू हैं। तो मुझे लगता है कि हमें 6 महीना 1 साल कम से कम सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं, रेदर देन इवन दो कि हमारे घर के आसपास कोई गंदगी हमें नज़र आती है, या हमारे आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एनार्कीज फैला रहे हैं, तो हम भी अगर सरकार को छोटे छोटे लेवल पे अगर मदद कर पाएँ, तो मेरी जो भी जनता इसको देख रही है, तो मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि सरकार का हम जब युद्ध स्तर पर जब वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी विकसित दिल्ली बनाने में सहयोग करें।
छोटा छोटा भी कर पाएँ तो कृपया करके सहयोग करें, या आपके आसपास आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके भी पोर्टल्स वो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली या आपके आसपास जो विधायक है आप उनसे जाके संपर्क करें और विकसित दिल्ली के सपने को हम सबको मिलके सहयोग करना चाहिए। सो मेरा आप सबसे बस यही अनुरोध है कि विकसित दिल्ली देन विकसित भारत, इस सपने को साकार करने में हम सब मिलकर सरकार का सहयोग करें, ना कि उसकी आलोचना करें। बस 1 मिनट मैम, बहुत कम उम्र में बहुत चीज़ों को पाते हुए, मंजिल को हासिल करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट गरिमा मैशू जी आप यहाँ पहुँची हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं चाहूँगा कि ये प्रोफेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इस प्रोफेशन में कोई चीटिंग नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना क्यों पसंद किया और कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहती हैं? सर बस मैं छोटा सा अपने बारे में ब्रीफ करूँगी कि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ और आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम माय चाचा जो कि सीए हैं, और उन्होंने इंदौर में जाके अपने आप को सेटल किया और बहुत ही अच्छा अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तो ही इज़ माय रोल मॉडल। सो उनसे ही इंस्पायर होके जब 11th में एक सब्जेक्ट लेना था तो उन्होंने बोला कॉमर्स लो, आगे करके सीए करना है। एंड आपने सच्चाई बोला सर कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक बहुत टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बट इतना टफ भी नहीं है। अगर आपकी मंजिल आपको नज़र आ रही है कि आपको ये पाना है तो मुश्किलें तो हर राह में आपको मिलेगी, पर सपनों को सच करने के लक्ष्य में अगर आप काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो यहाँ तक आना मुझे लगता है कि उतना मुश्किल भी नहीं है, चाहे वो सिर्फ सीए की फील्ड नहीं हो सर। आज तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मैं तो यही कहूँगी कि अगर बच्चों को पहले से ही अगर एक दिमाग में क्लैरिटी है कि उन्हें क्या बनना है, क्या करना है, तो उस लक्ष्य में बच्चे भी अग्रसर हों। और पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि उन पे कोई भी चीज़ थोपे ना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला कि आपको क्या करना है, आपको जो करना है आप करो, बस हम आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट करते चले जाएंगे। सो मेरा सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि आपके बच्चे जो भी करना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें। मेरे जीवन में भी सीए करते करते फेल्योर भी आया, ये बताने में मुझे कभी हेजिटेशन नहीं होता, बट क्या बोलते, सफलता की पहली सीढ़ी असफलता होती है। तो इन छोटी छोटी असफलताओं से हमें घबराना नहीं है, और हमें उन जब असफलताओं से ही सीखते हुए आगे बढ़ते जाइए, और जिस भी सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं ना, सो आप अच्छा काम कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट गरिमा मैशू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी मेरी टीम की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की पूरी शुभकामना। धन्यवाद मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम श्रीवास्तव जी। थैंक यू।